न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स की स्टेज पर खड़ी है। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री पर एक्शन हो, अहमद आब्दी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के विरुद्ध बयान दिए हैं, इसलिए वे संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं है। बता दें कि इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी यह याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सोमवार यानी 15 मई को कहा कि हाई कोर्ट ने सही फैसला लिया था, आपको यहां अपील दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से उसके प्रमुख अहमद आब्दी की याचिका में उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के कुछ बयानों का जिक्र किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि रिजिजू ने न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करने की कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ निरंतर बयान दिए हैं। कॉलेजियम के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज होते हैं, उन पर अविश्वास जाहिर कर कानून मंत्री ने शीर्ष अदालत का सम्मान लोगों की नजर में गिराने का प्रयास किया है। याचिका में यह भी कहा गया था कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गलत कर दिया है। संसद से पारित कानून को निरस्त करने को संसद की स्वायत्तता का हनन कहा है। उन्होंने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले के माध्यम से स्थापित बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचा सिद्धांत को भी गलत बताया। इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने संविधान का पालन करने की शपथ के खिलाफ कार्य किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जनता के विश्वास को कुछ बयानों से कम नहीं किया सकता। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की मांग भी अनुचित है, उसे इस प्रकार न्यायालय में याचिका दाखिल कर हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही और एक खबर लेकर सामने आया है RJD JDU के मोदी PM को लेकर। RJD JDU के लोग भी मोदी को PM बनाने के लिए देंगे वोट, मोदी का आया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम का कोई प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। देश की जागरूक जनता विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में अलग अलग प्रकार से मतदान करती है, इसलिए 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट देने वालों ने भी 2019 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। यही नहीं, सुशील मोदी ने ट्वीट कर इस बात भी दावा किया कि 2024 में राजद जदयू के मतदाता भी नरेंद्र मोदी को PM बनाने के लिए बिहार में एकजुट होकर वोट देंगे। नीतीश कुमार का जनाधार खिसक चुका है। बीते वर्ष विधानसभा के 3 उपचुनाव ने जनता दल यूनाइटेड को उसकी हैसियत बता दी। 7 दल मिलकर भी कुड़नी एवं गोपालगंज में बीजेपी को नहीं हरा पाए थे। इनमें से जो एक दल कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहा है, उसके बिहार में कोई बिसात नहीं है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पश्चात विपक्ष को नई ऊर्जा प्राप्त हो गई है। बिहार में राजद जदयू ने जीत का जश्न मनाया। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने तो भाजपा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी अब देश में बची कहाँ है। काहे कि राष्ट्रीय पार्टी जनता सब देख रही है। बिहार ने जब से भाजपा को सत्ता से भगाया है, तब से प्रदेश दर प्रदेश इनका पूरे देश से सफाया हो रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। कर्नाटक की जनता को बधाई,
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पार्टी महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा अब झूठे भाषण देने की जगह लोगों की भलाई के लिए काम करे एवं अपने वादे पूरे करे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की हार विपक्षी एकता की बड़ी शुरुआत है तथा आगामी दिनों में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता एवं मजबूत होगी। ऐसे ही और एक खबर लेकर सामने आए हैं। डॉक्टरों को केंद्र सरकार का सख्त आदेश, पर्ची पर जेनेरिक दवाएं लिखो वरना सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर को केंद्र सरकार का सख्त आदेश, आम जनता को मिलेगा फायदा। देश में जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर अब केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 15 मई को एक आदेश जारी करते हुए अपने सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने की सलाह दी है। सरकार ने कहा है कि यदि डॉक्टर अपनी पर्ची में जेनेरिक दवा नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि जो कोई भी डॉक्टर जेनेरिक दवाओं को अपने पर्ची में शामिल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाई लिखी जा रही है जो कि सही नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके अतिरिक्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर के डॉक्टरों से मिलने के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। डॉक्टर अतुल गोयल ने अपने नोटिस में डॉक्टरों को इस बात की सलाह दी है कि किसी भी स्थिति में अपनी पर्ची पर सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। और एक खबर सामने लेकर आए हैं सिद्धारमैया के सीएम बनने को लेकर। अधिकतर एमएलए मुझे सीएम बनाना चाहते हैं, सिद्धारमैया के दावे से कर्नाटक में सियासी हलचल तेज। कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन अब बंटवारा करने में पार्टी को समस्या आ रही है। दरअसल कर्नाटक में सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, इसे लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। इसी बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विधायक उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के पास दो दिग्गज नेता है जिनके बीच सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान की खबरें आ रही है। दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को ही करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जारी तकरार के बीच इसे सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम गठित की थी। ये टीम विधायकों से सलाह मशवरा करके अपनी फीडबैक पार्टी आलाकमान को सौंपेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ चर्चा करने के बाद ही सीएम फेस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बता दें कि सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं और यह समुदाय सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। सिद्धारमैया पहले जेडीएस में थे जहां से उन्हें बाहर कर दिया गया था। उस समय सिद्धारमैया ने राजनीति से संन्यास की बात कहते हुए वकालत के पेशे में लौटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिद्धारमैया 1983 में लोकदल के टिकट पर चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर ली। पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने सीट से 5 बार जीत दर्ज की है और वे कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। उन्हें सीट से 3 बार शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।